वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लांट हार्मोन इथिलीन। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 के लिए एक सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि यूनिट नंबर 6 है। और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन्स, और प्लांट हार्मोन में भी हम पढ़ रहे हैं इथिलीन के बारे में। हमने यहाँ ऑक्सिन पढ़ लिया है, जिबरेलिन कंप्लीट कर लिया है, साइटोकाइनिन पढ़ लिया है, अभी हम इथिलीन पढ़ रहे हैं और इसका भी ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में भी हमने यहाँ से कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जो कि है अपना सपना JRF 2.0। अपना सपना JRF 2.0 के नाम से है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन क्यों करना है? जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं ये सारा कंटेंट आपको PDF की फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होता है। यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, डिस्कवरी हमने पढ़ ली है और बायोसिंथेसिस हमने इथिलीन का कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम सिग्नलिंग पाथवे पढ़ेंगे, इसके कुछ म्यूटेशन केस को पढ़ेंगे और लास्ट में उसके जो फंक्शन है प्लांट के अंदर उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ द इथिलीन। तो ये पाथवे क्या होता है? हमें पता है जितने भी प्लांट के हार्मोन प्लांट के अंदर प्रेजेंट हैं उन सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। ऐसे ही इथिलीन का भी कुछ बहुत ही जरूरी से काम होते हैं प्लांट के अंदर, लेकिन वो इथिलीन उस काम को कैसे करता है, तो वो जो तरीका होता है करने का उसे हम बोलते हैं उसका सिग्नलिंग पाथवे। यहाँ पर जरूरत होती है एक रिसेप्टर की, लिगेंड की। तो इथिलीन को काम करने के लिए किसी से बाइंड करना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा कि मैं क्यों डेवलप हुआ हूँ, मेरी फॉर्मेशन क्यों हुई है और क्या काम मुझे करना है। तो उसे बोलते हैं रिसेप्टर, जो कि यहाँ पर ETR1 होगा, जिसका फुल फॉर्म है इथिलीन रिस्पॉन्स 1। और ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है कि कोई भी सेल है, उस सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर प्रेजेंट है, या फिर अगर वो सेल के अंदर प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनेली में तो उसके भी मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होगा, यानी साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, किसी की मेम्ब्रेन पर होगा, या तो सेल की या तो सेल ऑर्गेनेलीज की। लिगेंड तो ऑब्वियसली इथिलीन ही होगा, C2H4। और उसका जो सिग्नलिंग पाथवे है उसको बोलते हैं बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम। यानी कि यहाँ पर इथिलीन जो पाथवे यूज करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसा ही पाथवे हमें बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। इसीलिए बोला है जो इथिलीन का सिग्नलिंग पाथवे है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को हमने साइटोकाइनिन में डिटेल में पढ़ा है। लगभग ऐसा ही होता है जैसा हमने साइटोकाइनिन में पढ़ा है, ऐसा ही जो पाथवे है या फिर कहीं जो इथिलीन का काम करने का तरीका है वो लगभग सेम होता है। यहाँ पर भी हम इसको डील करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इथिलीन का जो रिसेप्टर है थोड़ा सा अलग है, कुछ चीजें हमें यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। जैसे बाकी जो हार्मोन है हमने उनमें पढ़ा है कि जैसे ही इथिलीन या फिर कोई भी लिगेंड है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो उसका रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। लेकिन इथिलीन के केस में थोड़ा सा अलग है। अलग ऐसे है कि यदि इथिलीन बाइंड नहीं है अपने रिसेप्टर पर तो रिसेप्टर काम करता है, लेकिन अगर इथिलीन बाइंड कर लेता है रिसेप्टर पर तो रिसेप्टर काम नहीं कर पाता है, जो कि जस्ट अपोजिट है टू द अदर हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो, इथिलीन रिसेप्टर्स आर इनकोडेड बाय अ मल्टीजेनिक फैमिली। अच्छा, ये चीजें कहाँ देखी गई है? अराबिडोप्सिस जो होता है वहां देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि इथिलीन का केवल एक ही रिसेप्टर है, एक से ज्यादा होते हैं। जैसे ETR1, ETR2, ERS1, ERS2 एंड EIN4। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो अराबिडोसिस के अंदर देखा गया है कि इथिलीन का जो रिसेप्टर है वो एक मल्टीजीन फैमिली से कोड होता है, जिसमें कि ये 5 आपको पढ़ने हैं, ETR1, ETR2, ERS1, ERS2 एंड EIN4। ओके,
इट इज ऑल्सो इवोल्यूशनरी रिलेटेड टू द बैक्टीरियल 2 कॉम्पोनेंट हिस्टिडीन काइनेज। बैक्टीरिया के अंदर जो 2 कॉम्पोनेंट हिस्टिडीन काइनेज हमने पढ़ा है उसके जैसा ही कुछ चेंज होकर के रिसेप्टर होते हैं। However, only 2 of the ethylene receptor in Arabidopsis, ETR1 and ERS1, have intrinsic histidine kinase activity, and this activity does not appears to play an essential role in the signaling. थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट कर देती हूँ। हमने पढ़ा है साइटोकाइनिन के अंदर कि जो रिसेप्टर होता है वो कुछ इस तरीके से है, मेम्ब्रेन पर ही होता है, और यहाँ इस रिसेप्टर पर ही खुद को एक्टिवेट करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसको बोलते हैं हिस्टिडीन काइनेज। यानी जैसे ही इस रिसेप्टर पर आकर के लिगेंड बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर अपने ही हिस्टिडीन पर फॉस्फेट को ऐड कर देता है, जिसे बोलते हैं इंट्रिंसिक हिस्टिडीन काइनेज प्रॉपर्टी। यानी खुद के पास, इंट्रिंसिक का मतलब खुद के ही पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने ही हिस्टिडीन पर फॉस्फेट को ऐड करके खुद एक्टिव हो जाता है। ऐसा ही यहाँ देखा गया है कि जो इथिलीन के रिसेप्टर हैं उनमें भी ये एक्टिविटी मिलती है, लेकिन पांचों में नहीं, केवल ETR1 और ERS1 में देखा गया है कि उनके पास इंट्रिंसिक हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी होती है। लेकिन इथिलीन के अंदर इस चीज का कोई रोल है नहीं, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। हालांकि साइटोकाइनिन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि ये एक्टिविटी होनी ही चाहिए और काम भी करने चाहिए, लेकिन इथिलीन के केस में ऐसा नहीं होता है। In contrast to cytokinin signaling, the ethylene signaling pathway thus does not involve a phosphorylation relay system. इसी वजह से साइटोकाइनिन में तो क्या हुआ था, कैच हो रहा था, यानी कि एक पर फोस्फेट ऐड हुआ, फिर वो फोस्फेट नेक्स्ट को दिया जाता है, फिर वो नेक्स्ट को देता है, फिर वो नेक्स्ट को देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए साइटोकाइनिन में तो चलता है फोस्फोर रिले सिस्टम, यानी कि फोस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है, बट इथिलीन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। Ethylene receptors are localized to the ER membrane and interact with 2 downstream signaling protein. जो इथिलीन रिसेप्टर होता है ये ER की मेम्ब्रेन पर होता है, सेम जैसा हमने पढ़ा है साइटोकाइनिन में। साइटोकाइनिन का रिसेप्टर भी ER की मेम्ब्रेन पर होता है, ये भी ER की मेम्ब्रेन पर ही है। और ये रिसेप्टर फर्दर 2 टाइप के प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक है CTR1 यानी कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1 और EIN2 यानी इथिलीन इनसेंसिटिव 2। आगे इनका फंक्शन आपको पता लगेगा कि इन दोनों का काम क्या है, लेकिन ये रिसेप्टर इन दोनों से जुड़ा होता है। Ethylene receptors function as negative regulators that actively repress the hormone response in the absence of the hormone. देखो लिखी है ना ये बात, यहाँ क्या कहा है कि इथिलीन जो होता है ये एक नेगेटिव रेगुलेटर है, मतलब कि जब तक उस पर इथिलीन बाइंड नहीं है तब तक तो वो काम करता रहेगा। और कैसा काम करेगा, वो काम जो इथिलीन नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे इथिलीन आता है तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसको वो काम नहीं करने देता, क्योंकि अब वो आ गया है तो अब वो काम करेगा जो वो चाहता है। ठीक है। कॉपर आयन रिक्वायर फॉर द पर्पस फंक्शन प्रॉपर फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर हमने पढ़े हैं इनके प्रॉपर फंक्शन के लिए कॉपर आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। आई होप ये पूरी स्लाइड आपको समझ आ गई है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपको याद करने हैं, ऐसा नहीं कि बस ये पॉइंट समझने के लिए हैं, आपको याद भी करना है इनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दिखाया है कि जो बैक्टीरिया के अंदर 2 कंपोनेंट सिस्टम मिलता है वो कैसा है, वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक सेंसर प्रोटीन होता है, एक होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन। सेंसर प्रोटीन के पास हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी होती है, जिसमें एक इनपुट डोमेन होता है, एक ट्रांसमीटर डोमेन होता है। यहाँ पर लिगेंड बाइंड करता है, जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव होकर के अपने ही हिस्टिडीन पर फॉस्फेट को ऐड कर देता है। फिर इस फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है टू द रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन, जिसमें भी 2 डोमेन होते हैं, रिसीवर डोमेन और आउटपुट डोमेन। तो ये फॉस्फेट यहाँ आता है रिसीवर डोमेन के पास और उसका जो एस्पार्टेट रेजिड्यू होता है उस पर आकर के बाइंड हो जाता है। जैसे ये एक्टिव होता है तो ये आउटपुट डोमेन भी एक्टिव हो जाता है और ये जाकर के रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ये क्यों दिखाया है मैंने, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर जो 2 कंपोनेंट सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम इथिलीन के अंदर भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा चेंज होकर के। तो ये तो है बैक्टीरिया के अंदर जो मिलता है, और अभी हम देखेंगे कि इथिलीन में कैसे मिलता है। तो देखो इथिलीन रिसेप्टर जो होता है,
इसको मैं एक बार आपको डायग्राम से समझाऊंगी, फिर हम पढ़ेंगे। देखो ये है सेल और सेल के अंदर ये है ER। हमने पढ़ा है अभी कि इथिलीन का जो रिसेप्टर है वो ER पर प्रेजेंट होता है। तो ये सेल है और ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें देखो यहाँ लगा है रिसेप्टर जिसको मैंने लिखा है ETR1 और ये कॉपर से एक्टिव होता है। तो यहाँ पर कॉपर बाइंडिंग एक साइट भी होती है जिस पर आकर कॉपर बाइंड करता है और ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये जो रिसेप्टर है ये फर्दर कनेक्ट होता है दो टाइप के प्रोटीन से, CTR1 एंड EIN2। तो देखो यहाँ पर ये जो CTR1 है ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, आपको इनकी लोकेशन भी याद रखनी है। जबकि EIN2 जो होता है अगेन ये भी ER की मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होता है। तो ये ETR1 यानी रिसेप्टर CTR1 को एक्टिव करता है, CTR1 जाकर के EIN2 को एक्टिव करता है, फिर ये जाकर के जो हमारा न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर EIN3 नाम का एक प्रोटीन होता है उसको एक्टिव करता है और फिर ये एक्टिव होकर के यहाँ पर जो इथिलीन रिस्पॉन्स जीन होता है उसको एक्टिव किया जाता है और फिर जब ये एक्टिव होता है तो यहाँ रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इथिलीन का जो रिसेप्टर होता है आर लोकेलाइज्ड टू द ER मेम्ब्रेन एंड इंटरेक्ट विद टू डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन CTR1 एंड EIN2। ओके, रिसेप्टर जो होता है CTR1 और EIN2 से कनेक्ट होता है। CTR1 इज अ सोल्यूबल सेरीन थ्रेओनिन काइनेज। ये क्या है? सोल्यूबल का मतलब होता है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और ये सेरीन थ्रेओनिन काइनेज होता है दैट इज ऑलवेज फिजिकली एसोसिएट विद इथिलीन रिसेप्टर। इसका मतलब क्या है कि इसके सेरीन और थ्रेओनिन पर फॉस्फेट का एडिशन होता है इस प्रोटीन के और ये इथिलीन से फिजिकली एसोसिएट होता है, मतलब कि ऐसे देखो जुड़ा होता है, बिल्कुल अलग नहीं होता है, यहाँ पर रिसेप्टर से जुड़ा होता है। और ये है क्या? सेरीन थ्रेओनिन काइनेज है और सोल्यूबल प्रोटीन है CTR1। ओके, आगे देखिए जो EIN2 है ये भी एक ER ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। लोकेशन याद रखेंगे, CTR1 सोल्यूबल यानी साइटोप्लाज्म में है, जबकि EIN2 ER की ट्रांस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है विद अ साइटोसोलिक C टर्मिनल डोमेन दैट इज टारगेट फॉर द CTR1 काइनेज एक्टिविटी। इसके पास देखो यहाँ ये इसका N टर्मिनल है और ये है C टर्मिनल। तो इसका जो N वाला पार्ट होता है और कुछ पार्ट तो मेम्ब्रेन में इस तरीके से एम्बेड होता है, बाकी का जो पार्ट है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका मेम्ब्रेन पर एम्बेड होगा, उसमें होता है प्रेजेंट, और बाकी जो C वाला पार्ट होता है, C टर्मिनस का जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जिससे आकर के CTR1 अटैच करता है और कनेक्ट करता है। ठीक है, देखिए आगे EIN2 is required to stabilize the transcription factor of the EIN3। जो EIN3 है ये कहाँ है? ये न्यूक्लियस के अंदर है, देखो ये रहा EIN3। तो ये जो EIN2 का जो C टर्मिनल है इसका मेन काम होता है आकर के EIN3 को स्टेबलाइज करना। अगर ये स्टेबलाइज होगा तो यहाँ आकर के ये इथिलीन रिस्पॉन्स जीन को एक्टिव करेगा और जब ये जीन एक्टिव होगा तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन फिर वो काम करेगा जिसके लिए इथिलीन यहाँ आया है। ठीक है, तो देखिए लिखा है EIN2 is required to stabilize the transcription factor of the EIN3 ethylene insensitive 3 family which activate the transcription of ethylene response gene, जो आगे जाकर के इथिलीन रिस्पॉन्स जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई है। ये हमने एक ओवरव्यू देखा है। अब हम देखेंगे कि इथिलीन जब प्रेजेंट होता है तो क्या सिनेरियो रहता है और अगर इथिलीन एब्सेंट है तो क्या पाथवे रहेगा। पहले बात करते हैं कि यदि इथिलीन यहाँ पर एब्सेंट है, इथिलीन अगर नहीं है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि यदि इथिलीन नहीं होता है तो उसका रिसेप्टर एक्टिव होता है, यानी कि यदि C2H4 एब्सेंट है, इथिलीन एब्सेंट है, तो ETR1 यानी कि रिसेप्टर वो क्या होगा? एक्टिव होगा। ये देखो अलग बात है, आपको याद रखनी है कि अगर ये नहीं है तो ये एक्टिव है और अगर ये है तो ये इनएक्टिव है।
अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं उस केस की जहां पर इथिलीन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ETR1 है ये एक्टिव है। अब अगर ये एक्टिव है तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट करता है CTR1 को। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा CTR1 को। जैसे ये CTR1 एक्टिव होता है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जाकर के फॉस्फेट को ऐड कर देता है EIN2 के C टर्मिनल पर। ठीक है, ये क्या करेगा, देखो जैसे CTR1 एक्टिवेट होता है तो ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है C टर्मिनल ऑफ EIN2। अभी हम पढ़ के आए थे ना कि CTR1 क्या है, सेरीन थ्रेनिन काइनेज है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोटीन है जो किसी दूसरे प्रोटीन पर फॉस्फेट ऐड करता है। और कहाँ ऐड करता है, या तो सेरीन पर या तो थ्रेनिन पर। तो जैसे ये एक्टिव है तो ये इसको एक्टिव करेगा, जैसे ये एक्टिव होता है तो ये EIN2 का जो C टर्मिनल है उसके सेरीन थ्रेनिन पर फॉस्फेट को ऐड कर देता है। जैसे देखो यहाँ पर CTR1 ATP को इस्तेमाल करेगा, वहां से उसको ADP में कन्वर्ट करेगा, यहाँ से जो फॉस्फेट निकलेगा इस फॉस्फेट को EIN2 का जो C टर्मिनल है उस पर ऐड कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जैसे ही यहाँ फॉस्फेट का एडिशन होता है तो एक और एक्टिविटी यहाँ चल रही होती है जिसका नाम है प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, जो इस पार्ट को कट करता है। लेकिन जैसे ही CTR1 यहाँ फॉस्फेट ऐड कर देता है तो ये जो प्रोसेस है, क्लीवेज की जो प्रोसेस है, ये नहीं हो पाती है। मतलब ये पार्ट ना कट होना चाहिए यहाँ से, लेकिन ये कट नहीं हो पाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब अगर ये पार्ट कट नहीं हुआ है तो ये अंदर नहीं जाएगा। अभी हम पढ़ के आए हैं कि EIN2 का जो C टर्मिनल है उसका काम है टू स्टेबलाइज द EIN3। लेकिन कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये यहाँ से कट होकर के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ फॉस्फेट के एडिशन की वजह से ये कट नहीं पाया है, यहाँ से इसको ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, जिस वजह से ये अंदर नहीं जाएगा। अब अगर ये अंदर नहीं जाएगा तो EIN3 स्टेबलाइज नहीं होगा और वहाँ पर एक पाथवे चलता है जिसका नाम है 26S डिग्रेडेशन पाथवे, जिस वजह से EIN3 पर यूबिक्विटिन को ऐड किया जाता है और उसको डिग्रेड करवा दिया जाता है। अब अगर EIN3 नहीं है तो जो इथिलीन रिस्पॉन्सिव जीन है वो एक्टिव नहीं होंगे तो कोई भी इथिलीन का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि इथिलीन का रिस्पॉन्स कब आएगा, जब इथिलीन होगा, लेकिन यहाँ कोई इथिलीन है नहीं। ओके, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। अगर इथिलीन नहीं है तो इथिलीन रिस्पॉन्सिव जीन कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ETR1 एक्टिव करेगा CTR1 को, CTR1 फॉस्फेट ऐड करेगा EIN2 के C टर्मिनल पर, जिससे उसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा। अब ये यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है तो अंदर नहीं जाएगा तो EIN3 को ये जो पाथवे है इसको डिग्रेड कर देगा। अब अगर ये नहीं है तो यहाँ पर ये जीन एक्टिव नहीं होंगे। अगर ये जीन एक्टिव नहीं होंगे तो कोई भी रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब आगे देखते हैं कि अगर ET जो एब्सेंट है तो रिसेप्टर क्या है, एक्टिव है। अभी हमने पढ़ा है अगर ET एब्सेंट है तो रिसेप्टर क्या है, एक्टिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ इथिलीन रिसेप्टर सच एज ETR1 एक्टिवेट द CTR1, जो कि एक सेरीन थ्रेनिन काइनेज है। ओके, तो देखो यहाँ पर यदि इथिलीन नहीं है तो रिसेप्टर एक्टिव होगा और CTR1 को एक्टिव कर देगा। जैसे ही CTR1 एक्टिव होता है तो ये फॉस्फोराइलेट कर देता है C टर्मिनल ऑफ द EIN2 का जो C टर्मिनल है उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। जैसे ये फॉस्फोराइलेट होता है तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ EIN2 इनहिबिट द प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, द C टर्मिनल डोमेन डज नॉट माइग्रेट टू द न्यूक्लियस। अब अगर ये कट नहीं हुआ है तो ये न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा, माइग्रेट नहीं हो पाएगा। अब ये माइग्रेट नहीं होगा तो जो EIN3 है, ये जो EIN3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, आर यूबिक्विटिनेटेड एंड डिग्रेडेड इन द न्यूक्लियस बाय द 26S प्रोटीजोमल पाथवे। अब अगर ये न्यूक्लियस में नहीं जाता है तो EIN3 को ये जो पाथवे है डिग्रेड कर देता है और वहां पर हमें कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात है यदि इथिलीन एब्सेंट होता है। आगे देखिए, अब हम केस पढ़ेंगे जब इथिलीन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही इथिलीन प्रेजेंट होगा तो वहां पर जो ETR1 है ये इनएक्टिव हो जाता है। ये इनएक्टिव होगा तो देखो यहाँ पर ये इनएक्टिव है तो CTR1 भी क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव रहेगा।
अगर ये इनएक्टिव है तो ये यहाँ फॉस्फेट ऐड नहीं कर पाएगा, फॉस्फेट का एडिशन अगर यहाँ नहीं होगा तो इसको क्लीव कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब ये C टर्मिनस फ्री हो गया है, अब ये मूव करेगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मूव करके करता क्या है, ये जो डिग्रेडेशन पाथवे है ये इसको रोक देता है। जैसे ये रुक जाता है तो EIN3 अब ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये जाकर के एक्टिव करेगा ERG को, यानी इथिलीन रिस्पॉन्सिव जीन को। जैसे ही ये जीन एक्टिव होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन जाकर के इथिलीन के रिस्पॉन्स को शो करवाएगा। ओके, फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका भी। अगर ये प्रेजेंट है तो ETR1 इनएक्टिव होगा। अब देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ETR1 signaling is repressed and CTR1 is inactive। जो ETR1 अपना सिग्नलिंग पाथवे चला रहा था वो बंद हो जाएगा और CTR1 इनएक्टिव रहेगा। जैसे इनएक्टिव रहेगा, देखो द नॉन फॉस्फोराइलेटेड C टर्मिनस ऑफ EIN2 is cleaved by a protease and move into the nucleus। अब अगर यहाँ पर फॉस्फेट का एडिशन नहीं होगा तो ये एंजाइम आकर के उसको कट कर देगा और वो पार्ट कट करके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। इन द न्यूक्लियस द C टर्मिनस ऑफ EIN2 इनिबिट द EIN3 यूबिक्विटिनेशन। EIN3 देखो, ये जो EIN3 है यहाँ पर सबसे पहले ये जो यूबिक्विटिन है ये ऐड होते हैं, फिर आकर के 26 जो पाथवे है वो उसको डिग्रेड कर देता है। जैसे ये EIN2 का C टर्मिनस आता है तो ये यहाँ पर इसको ऐड ही नहीं होने देता। अब अगर ये ऐड नहीं होंगे तो ये मशीन कभी भी इसको डिग्रेड नहीं करेगी। अब अगर ये डिग्रेड नहीं हुआ है तो ये जाकर के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवाएगा, जिससे हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ तक सिग्नलिंग तो आपको समझ आ गई होगी। ये डायग्राम देख लेते हैं, तेजन जिगर ये बुक से लिया है मैंने, इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दिखाया है इथिलीन क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट है तो ETR1 एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव रहेगा तो ये CTR1 को भी एक्टिव कर देता है। CTR1 एक्टिव हो करके ये जो EIN2 का C टर्मिनल है उस पर फॉस्फेट को ऐड कर देता है। जैसे यहाँ फॉस्फेट ऐड होता है तो ये जो क्लीव करना था वो क्लीव नहीं हो पाते हैं। अब ये क्लीव नहीं हो पाते हैं तो ये पार्ट अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो जो EIN3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, जिससे कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही इथिलीन प्रेजेंट होता है तो ये आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंडिंग की वजह से इस रिसेप्टर में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आते हैं, जिस वजह से ये CTR1 को एक्टिव नहीं कर पाता है। CTR1 अगर इनएक्टिव रहेगा तो ये यहाँ फॉस्फेट को ऐड भी नहीं करेगा। अब अगर यहाँ फॉस्फेट ऐड नहीं होगा तो ये जो प्रोटीज है ये इसको कट कर देगा। कट करने के बाद जो C टर्मिनस वाला पार्ट है ये न्यूक्लियस के अंदर आएगा। न्यूक्लियस के अंदर आकर के EIN3 का जो डिग्रेडेशन होना होता है उसको रोक देता है। उसको रोकने की वजह से फिर यहाँ पर इथिलीन रिस्पॉन्स जीन जो होते हैं वो एक्टिव होकर के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाते हैं, जिससे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ओके, तो ये है इथिलीन का जो सिग्नलिंग पाथवे है वो इस तरीके से काम करता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक हमारा आज की वीडियो का, जो कि है म्यूटेशन केस ऑफ इथिलीन रिसेप्टर। देखो, ये भी अनदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि रिसेप्टर के थोड़े से इसके केस हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। अगर सिंगल लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है रिसेप्टर का, अब आपको एक बात याद रखनी है कि रिसेप्टर जो है वो नेगेटिव रेगुलेटर है। मतलब अगर मैं रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देती हूँ तो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, अगर रिसेप्टर एक्टिव है तो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब होता है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब होता है कि उसने अपना काम एक्स्ट्रा अचीव कर लिया है। जैसे देखो, अगर मेरा काम है आपको पढ़ाना, अगर मेरे अंदर म्यूटेशन हो जाए गेन ऑफ फंक्शन, तो अभी मैं दिन में लगभग 1 से 2 वीडियो डालती हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर म्यूटेशन हो जाए GOF का यानी गेन ऑफ फंक्शन का, तो मैं दिन में जो है 10-10 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आपको पढ़ाई जा रही हूँ। तो ये है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। लेकिन अगर मेरे अंदर ऐसा म्यूटेशन हो कि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी अब तो मैं 1 से 2 वीडियो डालती हूँ, लेकिन अगर LOF हो गया है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया है, तो मैं 5-5 दिन में 1-1 वीडियो डाल रही हूँ या 6-6 दिन में 1-1 वीडियो डाल रही हूँ, ऐसा होता है।
तो लगभग मेरे साथ जो है LOF होता है, ना कि GOF। मैं चाहती हूँ GOF हो जाए तो मजा ना आ जाए। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, सिंगल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ रिसेप्टर हुआ है, यानी कि रिसेप्टर ने अपना फंक्शन जो है वो क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, लेकिन एक नहीं। हमने पढ़ा है रिसेप्टर कितने हैं, 5 हैं। यदि एक रिसेप्टर का लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है तो यहाँ पर इथिलीन का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि रिसेप्टर क्या करता है, नेगेटिव रेगुलेट करता है। अब अगर रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है तो इथिलीन का रिस्पॉन्स देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ सिंगल लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है। बाकी जो रिसेप्टर हैं, जो हमने पढ़े हैं 5 रिसेप्टर, इनमें से एक में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है तो बाकी जो 4 हैं वो वहां पर आकर के काम करेंगे और अगेन जो इसका रिस्पॉन्स है उसको नहीं शो होने देंगे। ठीक है, तो सिंगल लॉस ऑफ फंक्शन अगर हुआ है रिसेप्टर का तो वहां पर इथिलीन का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिपल या फिर क्वाड्रपल लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है तो वहां हमें इथिलीन का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, चाहे इथिलीन ना भी हो, क्योंकि सारे रिसेप्टर लगभग म्यूटेटेड हो गए हैं। कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। काम क्या है, ईटी यानी जो इथिलीन है उसको काम ना करने देना। अब अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये लगातार काम करेगा, अगर ये नहीं है तो भी उसका काम होता रहेगा। इतना म्यूटेशन यहाँ हो गया है। ठीक है, अगर EIN2 में म्यूटेशन हुआ है, EIN2 क्या है, वो फैक्टर जो आधा मेम्ब्रेन में है और आधा साइटोप्लाज्म में है, अगर उसमें म्यूटेशन हो गया है तो नो रिस्पॉन्स ऑफ ET, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है EIN2 के पास C टर्मिनस होता है। अगर उसमें किसी तरीके से म्यूटेशन हो गया है, यानी वहां पर जो है फॉस्फेट का एडिशन या लॉस नहीं हो पा रहा है, तो वो कभी भी कट नहीं होगा। कट नहीं होगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो वहां पर हमें इथिलीन का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फोर्थ में देखिए यहाँ पर लिखा है म्यूटेशन ऑफ ETR1 यानी 1 2 3 4 सब में गेन ऑफ फंक्शन हो गया है। हाँ, डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ है, यानी कि गेन ऑफ फंक्शन हो गया है। तो लॉस ऑफ फंक्शन में तो क्या हुआ था, ET जो है रिस्पॉन्स कर रहा था। अब इन सब ने अपना फंक्शन गेन कर लिया है, तो अब चाहे वहां इथिलीन हो भी तो भी वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये रिसेप्टर लगातार एक्टिव हो रहे हैं, अपना काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट अगर म्यूटेशन हुआ है ETR1 2 3 4 जितने भी रिसेप्टर हैं उन सभी में, तो वहां पर जो ET है वो इनसेंसिटिविटी हो जाती है, यानी जो इथिलीन है वो रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं कर पाता। अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो उसको कभी भी रोक नहीं पाएगा। अगर ये नहीं रुकेगा तो हमें वहां पर इथिलीन का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और बेसिकली फंक्शन क्या होता है इथिलीन का, अभी हम पढ़ेंगे भी, ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है। तो हमें ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। हमने इथिलीन दिया हो तो भी नहीं मिलेगा और नहीं दिया है तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे रिसेप्टर जो हैं हाइपर एक्टिव हो गए हैं, तो वो इथिलीन को काम करने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ म्यूटेशन केस है जो आपको पढ़ने हैं अबाउट द इथिलीन। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है अबाउट द फंक्शन ऑफ इथिलीन। कुछ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ का केवल आपको नाम याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इथिलीन को देखने को मिलता है दैट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है, साथ साथ ये फ्लावर और लीफ का सेनेसेंस करवाता है, यानी इनको एजिंग करवाता है, बूढ़ा करवा देता है इनको ये इथिलीन। साथ साथ लीफ का जो एपिनास्टिक बेंडिंग होती है ये क्या है ये भी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको देखें कि लीफ का जो एपिनास्टिक बेंडिंग होती है वो भी इथिलीन करवाता है। साथ साथ लीफ का एब्सिशन भी करवाता है, यानी कि लीफ अगर पहले तो लीफ को बूढ़ा करवा दिया, अब बूढ़ा करवाने के बाद प्लांट को उसकी कोई ज़रूरत है नहीं तो प्लांट से उसको अलग भी करवा देता है, यानी कि सेनेसेंस भी करवाता है लीफ का और उसका एब्सिशन भी करवाता है। ऐसे ही जो फ्लावर है, फ्रूट है, उनको भी क्या करवाता है, एब्सिशन करवाता है। साथ साथ राइपनिंग ऑफ फ्रूट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दो फंक्शन तो ऐसे हैं इथिलीन के जो बिल्कुल नाम से ही जाने जाते हैं। फ्रूट राइपनिंग डायरेक्ट इथिलीन ने किया है, ट्रिपल रिस्पॉन्स डायरेक्ट इथिलीन ने किया है। तो यहाँ पर ये राइपनिंग भी करवाता है, यानी सेंसेंस भी करवाता है और उसको अलग भी करता है। जैसे हमने देखा है कई बार जब एक फ्रूट पूरा पक जाता है
तो प्लांट से वो खुद ही टूट के नीचे गिर जाता है। ऐसी कोई लीफ बिल्कुल अगर बूढ़ी हो गई है तो वो अलग होकर के नीचे गिर जाती है। ऐसी कोई फ्लावर है वो पूरा बूढ़ा हो गया है, मतलब उसका काम ही खत्म हो गया है, तो उसको प्लांट से अलग कर दिया जाता है। तो ये सारे काम जो है इथिलीन करवाता है, उसको सेनेसेंस भी करवाएगा और एब्सेशन भी करवाएगा, यानी कि वहां से हटा भी देगा। साथ साथ जो एडवेंटिशियस रूट होती है उनकी फॉर्मेशन भी इथिलीन करवाता है। तो ये कुछ फंक्शन है, जैसे ट्रिपल रिस्पॉन्स है, फ्रूट राइपनिंग है, फ्लावर की लीफ के सेनेसेंस है, एपिनास्टिक बेंडिंग ऑफ लीफ है, एब्सेशन ऑफ लीफ है, और यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन है। ओके, आगे देखते हैं। कुछ फंक्शन को डिटेल में पढ़ना होगा, जैसे कि ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, 3 रिस्पॉन्स एक साथ ही देखने को मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल रिस्पॉन्स। The triple response is a dramatic morphological transformation that occur in etiolated seedling after treatment with the ethylene। जो etiolated seedling होती है, इसका मतलब क्या है? ऐसा सीडलिंग जिसको हमने डार्क में ग्रो किया है, यानी कि वहां सनलाइट नहीं है, हमने उसको बिल्कुल डार्क में ग्रो किया है, तो उस सीडलिंग को हम बोलते हैं इटियोलेटेड सीडलिंग। इसका एक कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जैसे कि एक तो ये लेंथ में काफी बड़ी हो जाती है, एक ये पेल येलो हो जाती है और थिन हो जाती है, साथ में लॉन्ग हो जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टर होते हैं इस सीडलिंग के। तो हमने देखा है कि यदि हम इस इटियोलेटेड सीडलिंग को इथिलीन देते हैं तो उसमें ड्रामेटिक मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। मतलब ऐसा चेंज होगा जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि वाकई बहुत ही बड़ा चेंज आया है, जिसको हम आराम से देख पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट चेंज इन द शेप ऑफ द सीडलिंग। और 3 चेंज आते हैं एक साथ में ही। सबसे पहले तो जो हाइपोकोटाइल है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे देखो यहाँ इस डायग्राम में ये एक ऐसी सीडलिंग है जो कि इटियोलेटेड है। क्या होता है इसमें, जो लेंथ है वो काफी बड़ी हो जाती है, उसको बोलते हैं इसका हाइपोकोटाइल। ये है हाइपोकोटाइल। तो सबसे पहले तो देखने को मिलता है, यदि इस सीडलिंग में मैं इथिलीन को डाल देती हूँ यहाँ, तो देखने को मिला है कि इसका जो हाइपोकोटाइल है वो रिड्यूस, छोटा हो जाता है। देखो बिल्कुल रिजल्ट जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखो कितना बड़ा चेंज आया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पहले ये ऐसा था, लेकिन जैसे हमने यहाँ इथिलीन को डाला तो लास्ट में ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं हाइपोकोटाइल पहले इतनी थी, लेकिन अब देखो कितनी छोटी हो गई है। साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल मूव कर गई है, पहले वो वर्टिकल थी लेकिन अब वो हॉरिजॉन्टल मूव कर गई है, बिल्कुल देखो ऐसे। साथ साथ ये वाला जो पार्ट है ये इसका कर्ल कर जाता है, यहाँ पर ऐसे कर्ल हो जाता है। तो ये 3 फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, रिड्यूस हाइपोकोटाइल, इनहिबिशन ऑफ शूट एंड स्टेम इलोंगेशन। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जो शूट है फिर स्टेम है उसका इलोंगेशन अब बंद हो गया है, मतलब वो अब लंबा नहीं हो पा रहा है। साथ साथ रेडियल एक्सपेंशन, जिसको स्वेलिंग ऑफ सेल्स इन द हाइपोकोटाइल भी बोलते हैं, इंक्रीज इन विड्थ थिकनेस ऑफ द स्टेम। साथ साथ वो क्या कर गया है, हॉरिजॉन्टल मूव कर गया है, रेडियल एक्सपेंशन हुआ है। Exaggerating in the differential elongation rate of cells in the apical hook, यानी कि tightening of the apical hook और horizontal growth of epicotyle। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एपिकल हुक, या फिर इसी को एपिकोटाइल भी बोलते हैं, एपिकोटाइल। तो इसकी टाइटनिंग हो जाती है, मतलब वो टाइट हो जाता है इस तरीके से यहाँ। तो ये 3 चेंज हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, फर्स्ट है जो हाइपोकोटाइल है वो छोटी हो गई है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर जो ये हाइपोकोटाइल है ये हॉरिजॉन्टल भी मूव कर गई है इस तरीके से और थिक हो गई है। थिक होने के बाद यहाँ से इसने हुक की फॉर्मेशन भी कर ली है, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या देखने को मिलता है कि जो सीडलिंग है वो इलोंगेट होना बंद कर देती है, मतलब मूव करना, ऊपर मूव करना बंद कर देती है, फर्स्ट। सेकंड में क्या है कि जो सीडलिंग है उसका स्टेम थिक होने लगता है, यानी मोटा होने लगता है। देखो यहाँ ये कितना पतला है लेकिन अब ये मोटा होने लगा है। और थर्ड क्या होता है कि सीडलिंग का स्टेम बेंड कर जाता है और एक हुक की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये 3 चेंज देखने को मिलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स में। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको इसको ध्यान से याद करना होगा।
इसके बाद देखिए सेकेंड फंक्शन, इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन दैट कॉज एपिनास्टी विच इज व्हेन द अपर पार्ट ऑफ अ पेट्यूल ग्रोज फास्टर देन द लोअर पार्ट, दिस कॉज द लीफ टू बेंड डाउनवर्ड। जैसे अगर कोई भी आप लीफ को देखते हैं तो लीफ का ये वाला पार्ट होता है पेट्यूल, यहाँ पर बेस होता है, ये पेट्यूल होता है और ये होता है लेमाइना। पूरा लीफ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पर लीफ बेस होता है, ये पेट्यूल है और ये होता है लेमाइना। तो एपिनास्टिक में क्या होता है बेसिकली, यदि हम इस इथिलीन को मतलब इस हार्मोन को यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो इसमें ये जो पेट्यूल वाला पार्ट है ये फास्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ लीफ का बेस है, ये पेट्यूल है और ये लेमाइना है। तो पेट्यूल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये लेंथ में बढ़ने लगता है जिससे वो ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिनास्टी, विच इज व्हेन जो अपर पार्ट होता है पेट्यूल का वो ग्रो फास्ट देन द लोअर पार्ट, जिस वजह से जो लीफ होती है वो डाउनवर्ड हो जाती है। जैसे देखो ये लीफ है ऐसे, ये पेट्यूल है, ऊपर वाला पार्ट लगातार बढ़ता जा रहा है तो वो ऐसे हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एपिनास्टिक बेंडिंग ऑफ द लीफ, जो अगेन इथिलीन करवाता है। इसके बाद देखिए यहाँ एब्सेशन ऑफ लीफ कैसे होता है। एब्सेशन मतलब कि वो वहां से हट गया है, प्लांट से नीचे आ गया है। जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सिन बनता है सबसे पहले लीफ में, ये कोई मेन स्टेम है, ये इसका पेट्यूल है, हमें यहाँ से इसको हटाना है। सबसे पहले ऑक्सिन बनता है, ऑक्सिन की वजह से यहाँ इथिलीन फॉर्म होता है। ठीक है, ऑक्सिन, एक मिनट रुकिएगा, देखो सबसे पहले क्या होता है कि लीफ मेंटेन होती है, मेंटेनेंस फेज है ये। यहाँ पर लीफ हरी भरी है तो अभी हम नहीं चाहते कि ये लीफ प्लांट से अलग हो। हमें पता है कि अगर यहाँ इथिलीन को डाल दिया जाए तो उसको अलग कर देगा, तो यहाँ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इथिलीन यहाँ फॉर्म ना हो, क्योंकि अभी हमारी लीफ हरी भरी है, अभी इसका मेंटेनेंस फेज चल रहा है। तो मेंटेनेंस फेज में हाई ऑक्सीजन होता है फ्रॉम द लीफ, रिड्यूस द इथिलीन सेंसिटिविटी ऑफ एब्सेशन जोन एंड प्रिवेंट द लीफ शेडिंग। जब लीफ यंग होती है, ग्रीन होती है, तो वहां ऑक्सीजन बनता है, ये ऑक्सीजन आकर के इथिलीन को यहाँ बाइंड नहीं होने देता है। लेकिन जैसे ही लीफ मतलब बूढ़ी होने लगती है तो उस दौरान जो ऑक्सीजन है उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिस वजह से इथिलीन यहाँ बाइंड कर पाता है। अब तक बाइंड क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर इथिलीन ऑक्सीजन की वजह से बाइंड नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कम हो गया है तो इथिलीन यहाँ बाइंड करता है इस पार्ट पर, और जैसे ही यहाँ इथिलीन पूरा बाइंड होकर के काम करता है तो ये जो है अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, शेडिंग इंडक्शन फेज है, यानी कि अब वो अलग होने वाला है और यहाँ पर बिल्कुल अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो ये है एब्सेशन ऑफ लीफ जो कि इथिलीन ही करवाता है। तो हमने इथिलीन को कंप्लीट कर लिया है, सारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।